मास्टर यूट्यूब चैनल पर एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक का पहला अध्याय है। हमारा मकसद है इसके जो मुख्य आइडियाज हैं उन्हें निकालकर ये समझना कि आखिर ये हमारी दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदलते हैं। इस किताब की शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प लाइन से होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स तथ्यों और सिद्धांतों को एक साथ जोड़ने के बारे में है। सुनने में तो ये बड़ा एकेडमिक लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इसका असल मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। देखिए, हम रोज अखबारों में तथ्य यानी फैक्ट्स पढ़ते हैं। महंगाई दर 6% हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जीडीपी ग्रोथ धीमी हो गई। ये सब क्या है? अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है इन बिखरे हुए तथ्यों को एक कहानी में पिरोना, सिद्धांतों यानी थ्योरीज का इस्तेमाल करके ये समझाना कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि उन नंबरों के पीछे छिपे कारणों को समझने की कला है। ठीक है। तो इस बड़ी तस्वीर को समझने की शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने पढ़ा है कि जॉन मेनार्ड कीन्स का नाम बार बार आता है, जिन्हें आधुनिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक भी कहते हैं। तो क्या 1930 के दशक से पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसी कोई चीज नहीं थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ऐसा नहीं है कि पहले अर्थशास्त्री बड़ी समस्याओं के बारे में नहीं सोचते थे, लेकिन उनका नजरिया अलग था। कैसा? वो मानते थे कि बाजार में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अच्छा। इसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते थे। लेकिन फिर आई 1930s की महामंदी, AKA द ग्रेट डिप्रेशन। पूरी दुनिया में फैक्ट्रियां बंद हो गईं, लाखों लोग बेरोजगार हो गया और बाजार खुद को ठीक नहीं कर पा रहा था। सालों तक अर्थव्यवस्था ठप पड़ी रही। और यहीं पर कीन्स की एंट्री होती है। बिल्कुल। केन्स ने अपनी किताब द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में एक क्रांतिकारी आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पूरी अर्थव्यवस्था एक ऐसे बुरे संतुलन में फंस जाए जहां बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो और वो अपने आप ठीक ना हो। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी स्थिति में सरकार को हस्तक्षेप करना होगा, उसे पैसा खर्च करना होगा ताकि डिमांड बढ़े और इकोनॉमी का पहिया दोबारा घूमने लगे। यहीं से मैक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग अनुशासन के तौर पर पैदा हुआ, जो पूरी अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन, कुल रोजगार, इन बड़े मुद्दों पर फोकस करता है। हाँ बिल्कुल। तो केन्स ने हमें अर्थव्यवस्था को देखने के लिए एक तरह का डैशबोर्ड दिया है, और इस टेक्स्ट बुक के मुताबिक उस डैशबोर्ड पर 3 सबसे जरूरी मीटर लगे हैं: राष्ट्रीय आय, महंगाई और बेरोजगारी। हम ये शब्द रोज सुनते हैं, लेकिन इनका आपस में क्या रिश्ता है? ये तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, मतलब एक तिकड़ी की तरह हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय, जिसे हम अक्सर जीडीपी के नाम से जानते हैं, ये बताती है कि देश की इकोनॉमी का इंजन कितना तेज चल रहा है। ठीक है। अगर ये तेजी से बढ़ रही है, मतलब ज्यादा सामान बन रहा है, ज्यादा सेवाएं दी जा रही हैं और लोगों की आमदनी बढ़ रही है। लेकिन अगर इंजन बहुत ज्यादा तेज चले तो वो गर्म हो सकता है। सही पकड़ा। वही है महंगाई या इन्फ्लेशन। जब अर्थव्यवस्था में डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो कीमतें बढ़ने लगती हैं, आपके पैसे की कीमत घटने लगती है। और तीसरा है बेरोजगारी। हाँ, अगर इकोनॉमी का इंजन धीमा चल रहा है तो कंपनियां उत्पादन कम कर देती हैं और लोगों को नौकरियों से निकालने लगती हैं। तो मतलब एक को ठीक करने की कोशिश में दूसरा बिगड़ सकता है। अगर सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा डाले तो महंगाई बढ़ने का खतरा है। बिल्कुल सही। यही मैक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी चुनौती है, इन तीनों के बीच एक सही संतुलन बनाना। ज्यादातर देशों की सेंट्रल बैंक, जैसे भारत में RBI, का लक्ष्य होता है कि ग्रोथ भी होती रहे और महंगाई भी काबू में रहे, आमतौर पर 2 से 4% के बीच। अच्छा। थोड़ी सी महंगाई बुरी नहीं मानी जाती, क्योंकि यह लोगों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करती है। असली समस्या तब होती है जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाए। तो ये सभी चीजें एक अर्थव्यवस्था के अंदर होती हैं। ये चैप्टर अलग अलग तरह की अर्थव्यवस्थाओं की बात करता है: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। मेरा सवाल ये है कि आज की दुनिया में ये लेबल्स, ये वर्गीकरण उतने ही साफ हैं जितने इस टेक्स्ट बुक में लगते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। कागज पर तो ये तीनों मॉडल बहुत साफ सुथरे दिखते हैं। पूंजीवाद या कैपिटलिज्म, जहां सब कुछ निजी हाथों में है और मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है। जैसे अमेरिका। अमेरिका इसका क्लासिक उदाहरण माना जाता है। यहाँ इनोवेशन और ग्रोथ तो बहुत तेज होती है, लेकिन साथ ही अमीर और गरीब के बीच की खाई भी बहुत गहरी हो सकती है। 2008 का वित्तीय संकट इसका एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे ये सिस्टम अस्थिर भी हो सकता है।
और इसका एकदम विपरीत है समाजवाद या सोशलिज्म, जहां सब कुछ सरकार के हाथ में है। हाँ, जहां मकसद सामाजिक कल्याण है, मुनाफा नहीं। सही। सिद्धांत में तो यही है। यहां सरकार तय करती है कि क्या बनेगा, कितना बनेगा और किसे मिलेगा। मकसद ये है कि संसाधनों का बंटवारा बराबरी से हो और कोई पीछे न छूटे। लेकिन इसका नुकसान? सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जब मुनाफे का प्रोत्साहन ही नहीं होता तो इनोवेशन और कुशलता कम हो जाती है। नौकरशाही और लाल फीताशाही हावी हो जाती है और लोगों के पास चुनने की आजादी भी कम होती है। सोवियत संघ का पतन इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण है। लेकिन आज की दुनिया में शायद ही कोई देश इन दोनों में से किसी एक प्योर मॉडल पर चलता है ना? चीन खुद को समाजवादी कहता है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त पूंजीवादी तत्व है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असल दुनिया इन मॉडलों के बीच की एक धुंधली जगह है। ज्यादातर देश, भारत समेत, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ आपको अंबानी और अडानी जैसे निजी उद्योगपति भी मिलेंगे और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली रेलवे और दूसरी कंपनियां भी। तो सरकार एक रेफरी की तरह काम करती है। हाँ, वो बाजार को चलने देती है, लेकिन जहां जरूरी हो नियम बनाती है और हस्तक्षेप करती है ताकि समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा हो सके। तो ये पुराने लेबल अब उतने काम के नहीं रहे। अब हर देश अपनी जरूरत के हिसाब से एक मिक्स तैयार कर रहा है। ये बहुत दिलचस्प है। तो अर्थव्यवस्था चाहे किसी भी तरह की हो, उसके अंदर पैसा और संसाधन घूमते कैसे हैं? इस चैप्टर में आय का चक्रीय प्रवाह या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक मॉडल दिया गया है, जो देखने में थोड़ा जटिल लगता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है अर्थव्यवस्था को इंसानी शरीर की तरह सोचना। अच्छा। जैसे हमारे शरीर में खून नसों में लगातार बहता रहता है और हर अंग को जिंदा रखता है, वैसे ही पैसा अर्थव्यवस्था में लगातार घूमता रहता है। ये मॉडल बस उसी बहाव का एक नक्शा है। ओके, तो चलिए इस नक्शे को समझते हैं। शुरुआत दो क्षेत्रीय मॉडल से होती है, जिसमें सिर्फ परिवार और फर्में हैं। हाँ, ये सबसे सरल रूप है। सोचिए, एक तरफ हम और आप जैसे परिवार हैं। हम क्या करते हैं? हम कंपनियों यानी फर्मों के लिए काम करते हैं। अपनी मेहनत, अपनी जमीन, अपना पैसा उन्हें देते हैं। बदले में फर्में हमें क्या देती हैं? आय, तनख्वाह, किराया, मुनाफा। बिल्कुल। अब हमारे पास पैसा आ गया। हम इस पैसे का क्या करते हैं? हम उसे उन्हीं फर्मों द्वारा बनाए गए सामान और सेवाओं पर खर्च कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो पैसा हमारे हाथ से निकलकर वापस फर्मों के पास चला गया और ये चक्र लगातार चलता रहता है, एक बंद लूप की तरह। हाँ, परिवार फर्मों को संसाधन देते हैं, फर्में परिवारों को आय देती हैं, परिवार फर्मों को खर्च देते हैं, फर्में परिवारों को सामान देती हैं। इसी को हम समीकरण में लिखते हैं y = C + I, जहां y यानी कुल आय, C यानी कुल उपभोग या खर्च और I यानी कुल निवेश है। ये तो काफी सीधा है, लेकिन असल दुनिया में एक तीसरा बड़ा खिलाड़ी भी है, सरकार। जब सरकार इस खेल में आती है तो क्या बदलता है? जब सरकार आती है तो ये चक्र थोड़ा और जटिल हो जाता है। सरकार दो काम करती है। पहला, वो परिवारों और फर्मों से पैसा निकालती है टैक्स के रूप में, और दूसरा, वो उस पैसे को वापस सिस्टम में डालती है। हाँ, कैसे? दो तरीकों से। एक है सरकारी खर्च, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जैसे सड़कें बनाना, स्कूल चलाना, सेना पर खर्च करना। इससे पैसा वापस फर्मों और परिवारों के पास पहुंचता है। और दूसरा? दूसरा है हस्तांतरण भुगतान या ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे पेंशन देना, बेरोजगारी भत्ता देना। इसमें सरकार सीधे लोगों के हाथ में पैसा देती है। अच्छा। तो अब हमारा समीकरण बन जाता है y = C + I + G। तो जब हम इस समीकरण y = C + I + G को देखते हैं, ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक तरह से अर्थव्यवस्था का कंट्रोल पैनल है। सरकारें इसी को देखकर फैसले लेती हैं, है ना? बिल्कुल सही। ये कीन्स के आइडिया का सार है। सोचिए, मंदी के समय में क्या होता है? लोग डर के मारे अपना खर्च C कम कर देते हैं और कंपनियां निवेश आय रोक देती हैं। सही। तो Y यानी कुल आय गिरने लगती है। ऐसे में सरकार क्या करती है? वो G यानी अपना सरकारी खर्च बढ़ा देती है। वो नई सड़कें बनाने लगती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करती है ताकि सिस्टम में पैसा वापस आए, लोगों को काम मिले और C और I का पहिया फिर से घूमने लगे। ये हमने कोविड के दौरान दुनिया भर में देखा भी। हाँ, वो जो स्टिमुलस पैकेज थे वो इसी G को बढ़ाने का एक तरीका थे। और फिर आता है चौथा और आखिरी हिस्सा, बाकी दुनिया यानी एक्सटर्नल सेक्टर। हाँ, क्योंकि आज कोई भी अर्थव्यवस्था एक द्वीप नहीं है। हम दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं, जिसे आयात या इंपोर्ट्स कहते हैं, और उन्हें अपना सामान बेचते हैं, जिसे निर्यात या एक्सपोर्ट्स कहते हैं।
तो जब हम आयात करते हैं तो पैसा हमारे देश से बाहर चला जाता है। बिल्कुल, वो हमारे चक्रीय प्रवाह से बाहर निकल गया। और जब हम निर्यात करते हैं तो दूसरे देशों का पैसा हमारे सिस्टम में आता है। तो हमारा अंतिम समीकरण बन जाता है y = c + i + g + x - m, जहां x - m का मतलब है निर्यात माइनस आयात। सही, इस XM को नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं। अगर ये पॉजिटिव है, मतलब हम बेच ज्यादा रहे हैं और खरीद कम रहे हैं, तो ये हमारी राष्ट्रीय आय को बढ़ाता है। और अगर ये नेगेटिव है तो उसे व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, और वो हमारी आय को कम करता है। यही वजह है कि देश हमेशा अपने निर्यात को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बड़ी तस्वीर को समझा। ये देखा कि पूंजीवाद और समाजवाद जैसे मॉडल असल दुनिया में कैसे धुंधले हो गए हैं। और आखिर में ये मैप किया कि पैसा परिवारों, फर्मों, सरकार और पूरी दुनिया के बीच कैसे एक नबी की तरह बहता है। बिल्कुल, और ये मॉडल भले ही सरलीकृत हों, लेकिन ये हमें वास्तविक दुनिया की जटिल आर्थिक खबरों और नीतियों को समझने के लिए एक ढांचा देते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था एक जटिल मशीन की तरह है, जिसके सभी पुर्जे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक हिस्से में बदलाव का असर पूरी मशीन पर पड़ता है। चलिए अब श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ते हैं। इन्हीं स्रोतों में एक बात का जिक्र है कि गैर आर्थिक कारक या नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स अक्सर मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताबों से बाहर रह जाते हैं। ये कारक क्या हो सकते हैं? शायद किसी समाज का आपसी भरोसा, राजनीतिक स्थिरता या पर्यावरण की सेहत। और जरा सोचिए, अगर हम इन कारकों को हमारे y = c + i + g + x - m जैसे मॉडलों में शामिल करने का कोई तरीका खोज लें, तो किसी अर्थव्यवस्था की सफलता की हमारी परिभाषा कितनी बदल जाएगी? क्या तब भी सबसे ज्यादा GDP वाला देश ही सबसे सफल माना जाएगा?